पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर हमें एक पासिंग पॉइंट गिवन हो, एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और एक लंबवत सदिश हमें गिवन हो। लंबवत सदिश को हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बोल दीजिए या नॉर्मल बोल दीजिए, दोनों ही सेम बात है भाई। मैं बार बार नॉर्मल लिखूंगा, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर हमें एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा था, है ना। कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला लिखवाया था बताइए एक बार। तो आपने दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो सदिश रूप में, एक कार्तीय रूप में ना। सदिश रूप में तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। और कार्तीय रूप में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था, एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस में वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस में जेड माइनस जेड वन इंटू सी बराबर 0। तो ये दो फॉर्मूले तो हमने सीख गए हैं, है ना। ये फॉर्मूले कब लगते हैं? ये फॉर्मूले तब लगते हैं जब हमें क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और एक लंबवत सदिश गिवन हो, तब ये फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है ना। अब कई बार क्वेश्चन में आपको लंबवत सदिश नहीं देता है, कई बार क्वेश्चन में आपको लंबवत सदिश नहीं देता है भैया। और क्या देगा जी? कई बार क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग पॉइंट दे देगा, 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट दे देगा, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में कई बार 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट दे दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछ लेता है कि भैया समतल का समीकरण बताओ। फिर आपसे क्या पूछ लेता है? समतल का समीकरण बताओ। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, समझ में आई। कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दे जाता है? कई बार क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग पॉइंट दे देगा, आपको 3 ऐसे पॉइंट बता देगा जो कि उस तल से पास हो रहे हैं, है ना। वो जो तल है वो जिन 3 पॉइंट से गुजर रहा है वो आपको बता देगा और फिर आपसे उस समतल का समीकरण पूछ लेगा। अब कैसे बताएंगे वो अपन सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है पहले वो देख लो, फिर उसकी डेरिवेशन आपको बताता हूँ। तो फॉर्मूला नोट करो पहले आप। देखो, अगर आपको 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट दिए हों और आपसे समतल का समीकरण पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, बराबर 0। ये फॉर्मूला हमारा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपको 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट गिवन हो। असमरेखी का मतलब समझते हो? मतलब आपको 3 पॉइंट गिवन है, लेकिन वो जो 3 पॉइंट गिवन होंगे ना वो आपको असमरेखी गिवन होंगे, ठीक है, एक रेखा में गिवन नहीं होंगे वो। मतलब एक पॉइंट यहाँ पे पाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे पाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे पाएगा। 3 असमरेखी पॉइंट आपको गिवन होंगे और अगर आपसे 3 असमरेखी पॉइंट गिवन, 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट दे करके समतल का समीकरण पूछ ले तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसी का कार्तीय रूप भी लिख लीजिए एक बार, फिर उसकी डेरिवेशन करवाता हूँ। तो अगर हम इसका कार्तीय रूप देखें तो इसका कार्तीय रूप ऐसा होता है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, ऐसे ही जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन और जेड थ्री माइनस जेड वन। इसका डेटरमिनेंट बराबर 0, ठीक है। तो अगर आपको 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट दे दे और आपसे सदिश रूप में समीकरण पूछ ले तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपसे आपसे कार्तीय रूप में समीकरण पूछ ले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, इनकी डेरिवेशन कैसे हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और बहुत ही आसान है, आपको ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप डेरिवेशन समझ लेंगे ना तो बिना फॉर्मूलों को याद किए भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इनकी डेरिवेशन आप ध्यान से देखिएगा। देखो, अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से वो देखो आप। जैसे मान लो कि आपको 3 पासिंग पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट आपको b जिसका नाम है x2 y2 z2, जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं,
मान लो कि एक पॉइंट आपको गिवन है सी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं लेट्स से x3, y3 और z3। ये 3 पॉइंट आपको गिवन है। आपको क्या रखा है कि यार इन 3 पॉइंट से गुजरने वाला जो तल है, मान लो कि इन 3 पॉइंट से गुजरने वाला ये तल है, तो इन 3 पॉइंट से जो ये तल गुजर रहा है, इस तल का समीकरण बताओ, है ना। अब इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अब उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे तो उसके लिए आपको एक जनरल पॉइंट पहले लेके चलना पड़ेगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। अब फॉर्मूले को ड्राइव करवाने के लिए मैं काम करता हूँ, इस तल पर एक जनरल पॉइंट लेता हूँ। और जनरल पॉइंट को हम किससे नोट करते थे, आर से नोट करते थे। जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड होते हैं। तो मैंने क्या किया, इस तल पर एक जनरल पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, अब मुझे इस तल का समीकरण ज्ञात करना है। मुझे पता है कि यार तल का अगर मुझे समीकरण ज्ञात करना है ना, तो मेरे पास एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास क्या होना चाहिए, और मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। अगर मेरे पास एक पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर होगा ना, मैं आराम से इस तल का समीकरण ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, अब पासिंग पॉइंट तो है मेरे पास, 3 पासिंग पॉइंट है। क्वेश्चन में मुझे ये 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो पासिंग पॉइंट तो है मेरे पास। बस अगर मुझे एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, नॉर्मल मतलब, नॉर्मल का मतलब लंबवत, इस तल के लंबवत सदिश अगर मुझे मिल जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे मिल जाता है, या फिर कह लो कि नॉर्मल वेक्टर अगर मुझे मिल जाए, तो मैं आराम से इस तल का समीकरण ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला उसका है ना। उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर बराबर 0, है ना। तो अगर मुझे एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए ना, इस तल के लंबवत एक सदिश मिल जाए, तो मैं आराम से इस तल का समीकरण ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, अब इस तल के लंबवत सदिश कैसे ज्ञात करेंगे वो अपने अपने को सीखना है। देखो, तो मुझे इस तल के लंबवत सदिश चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3 पॉइंट मुझे गिवन है, तो इन 3 पॉइंट्स में से मैं 2 वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 वेक्टर कैसे, मैं एक काम करता हूँ, ए से बी को जोड़ करके एक वेक्टर बना लेता हूँ, और ए से सी को मिला करके एक वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो 3 पॉइंट गिवन थे, इनसे मैंने 2 वेक्टर बना लिए, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की क्या कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलता है आपका आंसर, उससे आपको एक ऐसा वेक्टर प्राप्त होता है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो यही तो मुझे चाहिए था, मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए था ना, मिल तो गया। अगर मैं इन 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे ऐसा वेक्टर तो मिलेगा जो कि इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर का हो या स्थल पर परपेंडिकुलर का हो, बात तो एक ही है। हमें यही तो वेक्टर चाहिए था और मिल गया हमें। यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा नॉर्मल वेक्टर है। समझ में आई मेरी बात, यही तो हमारा क्या बेटा, एन वेक्टर बेटा। ठीक है, तो एन वेक्टर हमें ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, एन वेक्टर में कैसे मिला, हमने क्या किया, ये जो हमें 3 पॉइंट गिवन थे, इनसे हमने 2 वेक्टर बनाए, उनके क्रॉस प्रोडक्ट करी, और वहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया, लंबवत सदिश मिल गया। समझ में आई मेरी बात। तो बस अब हमारे पास पासिंग पॉइंट भी हैं। आप इन ये 3 पॉइंट हमें गिवन थे ना, ये तीनों के तीनों पासिंग पॉइंट है, इनमें से आप कोई भी एक पॉइंट चुन चुन लो, आपकी मर्जी है। तो पासिंग पॉइंट भी हमें गिवन है और हमें नॉर्मल वेक्टर भी मिल चुका है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इस तल का समीकरण अपने आप निकल जाएगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला, चलिए। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, ये कहता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या चीज़ होती है, जो पासिंग पॉइंट होता है ना, उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका दो, उसको ए वेक्टर बोलते हैं। अब चाहे तो आप ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी पासिंग पॉइंट है, चाहे तो आप इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका दो, चाहे इसके साथ चिपका दो, चाहे इसके साथ चिपका दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लो कि मैं इसके साथ चिपका देता हूँ, आपकी इच्छा, आप जिसका साथ चिपकाना चाहें उसके साथ चिपका सकते हैं। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट के साथ आई कैप जे कैप और के कैप चिपका दूंगा ना, तो ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल ए वेक्टर का ए वेक्टर लिख देता हूँ। आपको मैंने समझाना था कि भाई ए वेक्टर क्या चीज़ है, तो अभी मैंने फिलहाल ए वेक्टर लिख दिया ताकि मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको समझा पाऊँ अच्छी तरह से। तो ए वेक्टर का मैंने ए वेक्टर लिख दिया। वैसे अपने को क्या लिखना है, वैसे अपने को लिखना है x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने फॉर्मूले को समझाने के लिए ए वेक्टर का ए वेक्टर ही लिख दिया। अच्छा, डॉट का डॉट लिख देते हैं। ये एन वेक्टर क्या चीज़ है, तो आपका आंसर एन वेक्टर बेसिकली ये है जी, है ना। ये हमें कैसे मिला था, ये मिला था सर जी जब हमने इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करी। दोनों वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की। जब मैंने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की थी ना, तब मुझे ये वेक्टर मिला था। तो एक काम करता हूँ, इस एन वेक्टर की जगह लिख देता हूँ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर 0 का 0। अब मेरी बात ध्यान से समझिए,
ये तो हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए बी वेक्टर जो है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल बी वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल ए वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस ए सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल सी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, वही सेम चीज़, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मैंने ये बोल दिया और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मैंने ये बोल रखा था। ठीक है, बराबर 0 का 0। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया बेटा। समझ में आई मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपको 3 पॉइंट गिवन हो, अगर आपको 3 पॉइंट गिवन हो और क्या लिखा हो कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाले तल का समीकरण ज्ञात करो, तो उसका फॉर्मूला ये है। क्लियर? उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है भैया। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ था, है ना। आप डायरेक्टली एक काम कर लीजिएगा, जब भी आपको 3 पॉइंट गिवन हो ना, तो पासिंग पॉइंट तो आपको गिवन ही है। आप बस एक काम करिएगा, कोई भी 2 वेक्टर बना करके उनकी कोर्स पर करवा दीजिएगा, आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला वैसे याद रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि बुक में था इसलिए मैंने लिखवा दिया। समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, अब इसका कार्तीय रूप कहाँ से आया वो देख लीजिए आप। देखो, कार्तीय रूप भी यहीं से आया, बस वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ तुमको मैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो आर वेक्टर हमारे पास क्या है, आर वेक्टर होता है जी हमारे पास ये जो जर्नल पॉइंट है ना, इसके साथ अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप चुका दूँ तो वो आर वेक्टर बन जाता है। तो आर वेक्टर हो गया हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है जी, इसको मैंने ए वेक्टर बोल रखा है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके साथ अगर मैं आई कैप जे कैप के का चुका दूंगा तो ये ए वेक्टर बन जाएगा। इसको मैंने बी वेक्टर बोल रखा है भैया, इसको मैंने बोल रखा है सी वेक्टर, मतलब इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सी वेक्टर बोल रखा है। ठीक है, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने स्मॉल आर वेक्टर बोल रखा है। मैं यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको कार्तीय रूप में समीकरण अपने आप मिल जाएगा। तो आर वेक्टर का हमारे पास क्या है, ये है जी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है जी, तो इसमें से ये घटाना और इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस में जेड माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाओ, आई कैप जे कैप के कैप चिपका दो, घटाना बी वेक्टर में से ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। इसको थोड़ा सा मैं सरका लेता हूँ, यहाँ पे जगह की कमी है। ठीक है, प्लस में जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अब मुझे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, तो सी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा लो, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में वाई थ्री माइनस वाई वन जे कैप प्लस में जेड थ्री माइनस जेड वन के कैप। समझ में आ गई? ठीक है, अब जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, जब तुम इसको सोल्व करोगे अच्छी तरह से, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली इसके डेटरमिनेंट के बराबर ही आना है। एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। ऐसे ही एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। इसके डेटरमिनेंट के बराबर ही आएगा जब तुम इसको सोल्व करोगे। तो अब आपको कैसे पता कि इसका जो आंसर है वो इसके आंसर के जैसा ही आएगा, है ना। तो एक पैटर्न आपको मैं बताता हूँ, जब भी आपको 3 वेक्टर मिल जाएं, जैसे अगर आप देखें तो 3 वेक्टर बेसिकली, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो कभी भी आपको अगर 3 वेक्टर मिल जाएं जिसमें कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखे कि भाई जो पहला वेक्टर है उसकी बाकी बचे हुए 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट हो रही हो, है ना। अगर आप देखें तो इस वेक्टर की इन 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो कभी भी आपको इस तरीके की स्थिति मिल जाए ना, तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा इसके डेटरमिनेंट के बराबर होता है ना। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे याद रख लें, बहुत आसान है। सबसे पहली पंक्ति में, ये जो सबसे पहली पंक्ति होती है ना, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम ये जो पहला वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ इसी के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या था हमारे पास, ये था,
इसके कोफिशिएंट क्या है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो मैंने देखो यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। जो दूसरी पंक्ति होती है उसमें हम ये जो दूसरा वेक्टर होता है ना, इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। अब इसके कोफिशिएंट क्या थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है, समझ रहे हैं, समझ में आई मेरी बात। और जो तीसरा वेक्टर होता है ना, उसके कोफिशिएंट्स को हम तीसरी पंक्ति में लिखते हैं। तीसरा वेक्टर क्या था, ये, इसका कोफिशिएंट क्या था, ये, इसको देखिए मैंने तीसरी पंक्ति में लिखा है, समझ में आ गई। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो इसके डेटरमिनेंट को सोल्व करने के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने इसको सोल्व करने पर ऐसा ऐसा लिख दिया। समझ में आया, क्लियर। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट D1 हो और हमसे समतल का समीकरण पूछ ले तो उसका ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब आपका एक डाउट हो सकता है, आप कहेंगे सर ये असमरेखी पॉइंट क्यों बोल रहा है ना। भाई क्वेश्चन में अगर हमें 3 समरेखी पॉइंट गिवन होते तो क्या हम समतल का समीकरण बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। क्यों सर जी, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो मान लो कि आपको एक पॉइंट ये और एक ये पॉइंट, 3 आपको समरेखी पॉइंट गिवन है ना। तो 3 समरेखी अगर पॉइंट गिवन होते हैं ना, तो उन 3 समरेखी पॉइंट से कोई एक तल नहीं गुजरता, उन 3 समरेखी पॉइंट से बहुत सारे तल गुजर सकते थे, ठीक है ना। अगर मान लो, समझो ध्यान से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 समरेखी पॉइंट है। अब इन 3 समरेखी पॉइंट से बहुत सारे तल गुजर सकते हैं। एक तो ये तल गुजर गया है ना, एक ये तल गुजर गया, समझ लो, एक ये तल गुजर गया, एक ये तल गुजर गया, ठीक है, एक ये तल गुजर गया। तो 3 समरेखी पॉइंट होंगे ना, तो उनसे बहुत सारे तल गुजर सकते हैं बेटा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, असमरेखी लिखा है। असमरेखी इसलिए लिखा क्योंकि 3 असमरेखी पॉइंट होंगे ना, तो उनसे केवल एक ही तल गुजर सकता है, यूनिक तल गुजर सकता है उनसे केवल। कैसे, जैसे आप समझिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट आप इस माइक को समझ लीजिए। तो ये 3 पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट जो है वो असमरेखी हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक ये और एक ये माइक। तो ये जो 3 पॉइंट है ये असमरेखी हैं। अब इन 3 पॉइंट से केवल एक ही तल गुजर सकता है। कौन सा तल, आप कहेंगे सर इन 3 पॉइंट से ये वाला तल गुजर सकता है, ये वाला तल है ना, और कोई तल गुजर ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो 3 असमरेखी पॉइंट होंगे ना, तो उनसे केवल एक ही तल गुजर सकता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे असमरेखी लिखा है। अब कई बच्चे कह देंगे सर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन 3 पॉइंट से तो सर जी ये वाला तल भी गुजर रहा है, ये वाला तल भी गुजर रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि एक ही तल गुजर सकता है, ये तल भी तो गुजर रहा है ना सर। तो भैया ये वाला तल और ये वाला तल ये सेम है, अलग अलग नहीं है। कैसे, क्योंकि जो तल होता है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई अनंत होती है, ये बात बताई थी मैंने आपको। ये जो तल मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये तल है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है भैया। जब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई को थोड़ा सा, जब मैं इसकी चौड़ाई को और भी लंबा कर दूंगा ना, तो ये वाला जल जो तुम तल कह रहे थे ना, वो इसी के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि 3 अगर असमरेखी पॉइंट है तो उनसे केवल एक ही तल गुजर सकता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 3 असमरेखी पॉइंट लिखे हैं, है ना। 2 पॉइंट भी नहीं लिखे, 3 असमरेखी लिखे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट होते ना तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे तल गुजर सकते थे। मान लो कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन 2 पॉइंट से भी बहुत सारे तल गुजर सकते थे। एक तल ये गुजर सकता था, एक तल ये गुजर सकता था, एक तल ये गुजर सकता था। तो इसलिए ना तो इन्होंने 2 कहा, ना ही इन्होंने 3 कहा। इन्होंने कहा क्या कहा, इन्होंने कहा 3 असमरेखी कहा, क्योंकि 3 असमरेखी होंगे तभी आप उनसे केवल एक तल गुजार सकते हो, समझ रहे हो। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 3 असमरेखी कहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आपको समझ में आया, है ना। इन फॉर्मूलों को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। आप इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूले याद रख लेंगे ना, तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। खासतौर पे ये वाला फॉर्मूला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे ना, तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे बस। अगर नहीं याद रखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे तो जल्दी सोल्व कर पाएंगे, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप क्या लिखा कि ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से ज्ञात कर लो, जो आपके पास फॉर्मूला लिखवाया मैंने, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जो कंसेप्ट समझाया उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो कि भाई कोई 2 वेक्टर बना लिए, उनकी कोस पर करा दी, कोस पर कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, उस समतल के लंबवत सदिश मिल जाएगा।
लंबवत सदिश मिल गया और पासिंग पॉइंट तो है हमारे पास, तो एक पासिंग पॉइंट चुन लेना, कोई भी एक पासिंग पॉइंट, और लंबवत सदिश है ही। पासिंग पॉइंट और लंबवत सदिश अगर आपके पास हो तो वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल लेना। एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो। डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे, तो आप कह देना यहाँ ए वेक्टर आप किसी को ही मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, आपकी मर्जी है। तो वेक्टर मैं इसको मान लेता हूँ, इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चुका देना। तो ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ भैया, बी वेक्टर हमारे पास ये है, और सी वेक्टर हमारे पास ये है। तो हमें ज्ञात करना है समतल का समीकरण। क्या सूत्र था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, ठीक है। क्या सूत्र था भैया, तो अपन सिर्फ फॉर्मूला था हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है जी, लिख दो इसको। तो 2i प्लस 5j माइनस का 3k, ठीक है, डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो, इसमें से ये घटा दो। जब आप इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4i माइनस का 8j माइनस का प्लस का 8k, ठीक है। इसकी क्रॉस करानी किसके साथ, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो। तो 3i माइनस का 2j, और बस यही होगा, वो तो कट जाएगा ना, बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक ने इतना छोड़ रखा है, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको इसलिए सोल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे जियोजेब्रा भी आपको समझानी चीज़, तो इसलिए मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली सोल्व करके लिख रहा हूँ, आप आराम से इसको सोल्व कर लेना। तो अब इसको सोल्व कैसे करोगे, अब एक तो तरीका ये है कि भाई पहले इसकी क्रॉस पुट कर लो, फिर जो आंसर आए उसकी इसके साथ डॉट पुट करवा दो, लेकिन ये तरीका लेंथी पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको कुछ इस तरीके का दिख जाए कि भाई एक वेक्टर, 3 वेक्टर हैं, और ये जो 3 वेक्टर हैं ये कुछ इस तरीके से कंबाइन हो रखे हैं कि भाई यहाँ पे तो डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, कभी आपको ऐसा दिख जाए, तो इसका जो आंसर होता है ये बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेट में लगाते हैं, और ये जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकला था ना, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या आएंगे, तो अगर आप आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बेसिकली ये आएगा x माइनस 2 वाई माइनस 5, है ना, z प्लस 3 की आ जाएगा, ठीक है। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, ये है जी हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 8, ठीक है। और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, ये जो हमारे पास 3 माइनस का 2 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट से, है ना, उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो इसको सोल्व कर लेता हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास आंसर ये आएगा, यानी कि 16x प्लस 24y प्लस में 32z बराबर 56, ये आपके पास उस तल का समीकरण आ गया। अब मैं आपको इसको जियोजेब्रा पे बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से फील आ जाए। देखिए, तो ये मैंने जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर खोल लिया भाई, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन पहले लिख रखी है सारी की सारी। तो सबसे पहले हम तल का समीकरण ढालते हैं। तो जैसे मैं तल का समीकरण ढालूंगा तो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर ने ये तल दिखा दिया मेरे को, ठीक है। तो ये तल कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब ये पॉइंट ढालते हैं धीरे धीरे करके। तो जैसे मैंने ये पॉइंट ढाला तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस तल पे ही है। फिर ये बी पॉइंट ढालता हूँ, ये बी पॉइंट भी इस तल पे ही है। ये सी पॉइंट ढालता हूँ, ये सी पॉइंट भी देखिए इस तल पे ही है, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन 3 पॉइंट से गुजरने वाला जो तल है उसकी इक्वेशन क्या है, ये है। समझ में आई। तो ये था इसका मतलब, क्लियर। देखिए अब आगे, ये इसका मतलब था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।